और उन पर आगे चल करके अपनी पुस्तक भी तैयार कर रहा हूँ। मैं अपना जीवन मूल रूप से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना करके करता हूँ, क्योंकि मतलब प्रफुल्ल प्रफुल्ल एक काम अनेक। जी बिल्कुल। जी हाँ। जैसे महिला और पुरुष से संबंधित जो समस्याएं हैं, बिल्कुल, ऐसे उपचार करने लग जाएगा तो तो गड़बड़ हो जाएगा, अपनी दुकान बंद हो जाएगी। तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, पुरुषों में जो दिक्कतें होती हैं संभोग करने के दौरान, और एक बार मैंने नितिन मुकेश जी से बातचीत भी कर ली इस विषय अच्छा, में। अच्छा। एक व्यक्ति थे, हम्म, मैंने एक गीत लिखा, हम्म, जब तक बहती है इस जग में सुशिक्षा की धारा, तब तक हम्म। कायम है वसुधा पर लुई नाम तुम्हारा। तुम्हारा, जब तक हाँ। उगता ढलता है इस दिनकर का उजियारा, तब हम्म। तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें, मेरे यानी आरजे संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के। आप सब जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे साथियों के साथ कराते हैं जिन्होंने सचमुच अपनी मन की आंखों से कुछ अलग करके दिखाया है, कुछ हासिल करके दिखाया है, कुल मिलाकर के समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी क्या उपलब्धि रही है, उन्होंने क्या अनोखा काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे, शायद मेरे कहे बिना इस सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस युवा ने अनगिनत विपरीत परिस्थितियों में रहकर, अनगिनत मुसीबतों को झेलकर जो काम किया है, वो बहुतों के लिए करना तो बहुत दूर की बात है, शायद सोचना भी मुश्किल होता है। ये पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, यानी दृष्टिबाधित हैं। इनका अभी तक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का जो सपना है वो फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। बावजूद इसके ये बहुत ही स्वाभिमान के साथ कुछ अलग करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर मैं ये बताऊं कि इनके अपने परिवार में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार दृष्टिबाधित लोग हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे। अब ऐसे में यह निर्णय आप पर है। खैर, और ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए और अधिक पहेलियां न बुझाते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान जुड़े हैं उदयपुर राजस्थान से प्रफुल्ल कुमार राहुल जी। प्रफुल्ल जी, स्वागत आपका। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को और संदीप सर आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार प्रफुल्ल भाई। तो हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं। हमने तो टूटी फूटी जो जानकारी थी वो बताई है, लेकिन आप तनिक विस्तार से बताएं अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जो दिव्यांगता है उसके बारे में। जी हाँ, मेरा जन्म उदयपुर शहर में ही हुआ, राजस्थान के। बचपन से आंखों के कुछ ऑपरेशन हुए और लगभग 1998 में जन्म के बाद 2005 तक तो कुछ दिखाई दिया और 5 से लगभग आंखें चली गई। और इसके बाद 2006 से मैंने उदयपुर राजस्थान के ही सरकारी अंध विद्यालय से पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। 12वीं तक वहां शिक्षा ग्रहण की और बचपन में काफी कठिनाइयां झेली। इसके अतिरिक्त आगे चल करके मैंने बीए भी 18 के बाद जो बीए किया वो प्राइवेट किया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। एमए मैंने जोधपुर जय नारायण यूनिवर्सिटी से प्राइवेट किया। मैंने यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया हिंदी साहित्य में, क्योंकि हिंदी में मैंने एमए किया था। और
इन सब चीजों के साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी करता रहा, आयुर्वेदिक दवाइयों का, लिखने पढ़ने का भी काम काफी करता रहा, काफी साहित्य का अध्ययन करता रहा, लिखता भी हूँ मैं, साहित्य में काफी रुचि है। और मुकेश जी मेरे प्रिय गायक हैं जिन पर मैंने बहुत अध्ययन किया है और उन पर आगे चल करके अपनी पुस्तक भी तैयार कर रहा हूँ, जिनका मेरे पास पूर्ण रूप से कलेक्शन है, जो कि पूरे भारत में किसी के पास नहीं है अभी तक। और मैंने उसकी हर गीत की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा है। तो इन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए मैंने अपना जीवन जीता रहा हूँ, जी रहा हूँ। मेरे पिताजी भी दृष्टिबाधित हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं, जिसमें से मुझसे जो छोटा भाई है वो भी दृष्टिबाधित है, और जो आखिरी छोटा भाई है उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी, दृष्टिबाधित के साथ मानसिकता की भी समस्याएं हैं, और माँ जो है वो देखने वाली है। तो ये जो आप चारों लोगों को समस्याएं हैं प्रफुल्ल भाई, चारों को ही बाय बर्थ हैं या किसी को अलग अलग समय में हुई है? ये सब धीरे धीरे करके आगे चल करके हुई है। जैसे मैं लगभग अपनी 7 वर्ष की उम्र में दृष्टिबाधित हुआ, ऐसे ही मेरा भाई वो पढ़ाई लिखाई करता था, और पढ़ाई लिखाई करते करते लगभग वो 5वीं 6ठी कक्षा पढ़ रहा था, और लगभग वो 16 वर्ष की उम्र के आसपास आते आते वो दृष्टिबाधित हो गया। फिर जो छोटा भाई जिसका जन्म 2010 में हुआ था, तो वो भी धीरे धीरे 2-3 साल की उम्र में उसमें अलग अलग डिसेबिलिटी धीरे धीरे दिखाई दी, और उसके लिए तो खैर अभी तक कोई संस्था मिली नहीं। मेरा जो दूसरा भाई है वो भी पढ़ना लिखना चाहता नहीं है, उसके कुछ अलग सपने रहते हैं, क्योंकि वो बहुत देरी से दृष्टिबाधित हुआ, और मैं सिर्फ पढ़ता रहा। बाकी मेरे पिताजी ने तो 12वीं तक पढ़ाई की और आगे चल करके वो अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने भी पढ़ते पढ़ते सोचा कि कुछ बिजनेस भी किया जाए, और आगे चल करके सरकारी नौकरी का जो सपना है वो तो अपने लिए करना ही है, मेहनत करनी है, तो कर रहा हूँ। तो चिकित्सकों ने, मतलब डॉक्टरों ने क्या बताया? ये कोई मतलब उन्होंने भी बीमारी को पहचानने में देर कर दी, या पता चल गया था कि क्या है समस्या आखिर? ये तो पता चल गया था कि उन्होंने कहा कि ये काले पानी की समस्या है, तो इस समस्या का इलाज इतना आसानी से होता नहीं है, और काफी जगह पर अलग अलग जगह पर दिखाया, कभी हैदराबाद, कभी नीमच, काफी कोशिशें की। क्या कुछ ऐसा भी है कि ये मतलब कुछ हेरिडिटी है या ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई वंशानुगत होगा, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि एक दृष्टिबाधित के साथ दृष्टिवान महिला हो, तो कुछ ऐसे भी जोड़े मैंने देखे हैं जिनके साथ थोड़ी ये समस्याएं हुई हैं। और कभी कभी यहाँ के रूढ़िवाद के चलते हुए ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र वगैरह किया और इस परिवार को नष्ट करने की कोशिशें की। तो कुछ ऐसी भी चीजें, बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं मैंने देखी हैं इस मायने में। क्योंकि काला पानी तो जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, ये दरअसल आनुवंशिक बीमारी नहीं है। बिल्कुल। खैर, आपके पिताजी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएं। वो भी अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का, और कुछ जो स्टोन होते हैं, नीलम, माणिक, मूंगा, और इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष, और इसके अलावा वो काल भैरव के उपासक हैं, तो वो थोड़ा हवन वगैरह वो सारी चीजें करते हैं, और तंत्र मंत्र का भी काम, लोगों का ठीक करना, और ये सब कुछ अपना सारा बिजनेस करते हैं ज्योतिष के साथ साथ। तो उनको बहुत सारी मल्टीपल रुचियां हैं, उसके साथ वो अपना काम कर रहे हैं 1993 से। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन, और कार्यक्रम है मन की आंखों से। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रफुल्ल जी से। तो प्रफुल्ल जी, आप ने कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का प्रयास किया या नहीं? बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ निरंतर, कभी बैंक के लिए, कभी अलग अलग जो भर्तियां निकलती हैं उनके लिए कोशिश करता रहता हूँ। अभी मेरी इच्छा है कि मैं नेट GRF कर लूँ, ताकि PhD या प्रोफेसर बनने में मुझे और आसानी होगी। तो गवर्नमेंट जॉब तो आपकी लगी नहीं, लेकिन बावजूद इसके आप स्वयं अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। मैं अपना जीवन मूल रूप से आयुर्वेदिक दवाइयां बना करके करता हूँ। कभी कोई ऐसा खरीदार मिल गया कि जिसने कहा कि गीत लिख दो, तो बात अलग है, या फिर कभी काव्य पाठ करके, या इसके अतिरिक्त कभी शो करके। राजकोट में भी मैंने मुकेश जी के गीतों के 2 शो किए थे। इस तरीके से अलग अलग शो करके या अलग अलग रूपों में काम करके करता हूँ, पर मूल रूप से अपना साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों का लेकर के चलता हूँ।
क्योंकि मतलब प्रफुल्ल प्रफुल्ल एक काम अनेक। जी बिल्कुल। तो अब आयुर्वेदिक दवाइयों का तो समझ में आता है कि ये विरासत में ही मिला है, लगता है आपको। जी बिल्कुल, दादा दादी भी थोड़ा जानते थे, फिर पिताजी भी कुछ जानते थे। आगे चल कर के मैंने भी अध्ययन किया, काफी ग्रंथों को भी पढ़ा, काफी डॉक्टरों से भी सलाह ली और चिकित्सकों से ये भी देखा कि किस किस दवाई में क्या क्या डलता है, इन दवाइयों के नाम क्या क्या हैं, किसके लिए काम आती हैं। वो क्लासिकल जो मेडिसिन होती हैं उनके लगभग 2000 से भी ज्यादा नाम याद हो गए जो बनी बनाई है, चरक संहिता, शार्ंगधर संहिता, सुश्रुत संहिता, इन ग्रंथों में। तो आपने आयुर्वेद का कोई डिप्लोमा वगैरह भी लिया है, या बस ये सुन सुन के और सीख सीख कर के ही आपने अपने काम को जारी रखा है? डिप्लोमे के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दृष्टिबाधित को डिप्लोमा इतना आसानी से मिलता नहीं है और 12वीं में साइंस वगैरह होना चाहिए, आगे भी साइंस होनी चाहिए। अब ये भारतीय आयुर्वेद और इसमें वो पाश्चात्य विज्ञान का ना जाने कौन सा स्थान है जिसके चलते दृष्टिबाधित को मिलता नहीं है। अब आयुर्वेद को कभी कभी खाद्य सामग्री में, फूड के दृष्टि से, कैटेगरी से भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। तो इस दृष्टि से भी मैंने सोचा कि चलिए मैं करता रहूं, और मैं जब जब लोगों को दवाइयां देता रहा उनको फायदा होता रहा, और उन्होंने भी आगे चल करके इस चीज को बढ़ाया और लोगों को बताया, और यही चीजें हुई। बहुत सारे आविष्कार भी मैंने किए इनमें। तो उन ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर ही मैंने बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे चिकित्सकों को सुन करके, समझ करके ही किया है। तो ये प्रश्न तो मुझे लगता है आपके सामने पूछना बेमानी होगा कि आप एक दृष्टिबाधित होकर के आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्य कैसे कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको डिप्लोमा नहीं करने दिया गया। और ये बात सही है, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को इस फील्ड में जाने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आपने तो अपने पिताजी को देखा है, तो आपको पहली प्रेरणा तो वहीं से मिली होगी कि जब मेरे पिताजी कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। बिल्कुल, ये बात तो है। आपके लिए तो प्रेरणा आपके पिताजी कहीं ना कहीं बन गए एक शुरुआत के लिए, लेकिन आपके पिताजी ने जब आयुर्वेद का काम शुरू किया तब तक क्या वो दृष्टिबाधित हो गए थे, या उन्होंने दृष्टिवान रहते रहते ही ये काम शुरू कर दिया था? उन्होंने भी दृष्टिबाधित होने के बाद ही किया। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उनको प्रेरणा कहाँ से मिली आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करने की? और उन्होंने, उनके सामने चलो प्रेरणा तो मिल गई उनको उनके पिताजी से, यानी आपके दादाजी से, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि मैं ब्लाइंड होकर के कैसे करूंगा ये कार्य? कुछ नहीं, दरअसल बहुत सारी औषधियां ऐसी भी होती हैं जो एक दो औषधियां मिलाई जाएं और दवा तैयार हो जाती है। तो वो उन चीजों पर काफी थे कि ऐसा करके उन्होंने कर लिया, और वो भी आगे चल करके लोगों का इलाज कर पाए। तो पढ़ाई के बाद वो भी काफी बीमार हो गए थे, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटी, और उन्होंने आगे चल करके ये अपना कार्य चला दिया, और वो आज तक कर रहे हैं। तो अब ये आयुर्वेदिक दवाइयों का जो कार्य है, इसमें आपकी रुचि कहाँ से आई, ये बात समझ में आई, लेकिन अब इसमें आपने अलग क्या करने का प्रयास किया, और कौन कौन सी दवाइयाँ जो अलग अलग कार्यों में काम आती हैं वो बना लेते हैं आप, ये जरा हमारे सुनने वालों को बताइए। जी हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये रुचि आने के भी कुछ और कारण है। हाँ बताइए बताइए जी। एक तो ये कि मेरे कान में बहुत मवाद बहता था। अच्छा। और डॉक्टर ऐसा कहते थे कि इसके दोनों कानों के पर्दे में छेद है। अच्छा। फिर भी ये ना जाने कैसे सुनता है, ये आश्चर्य की बात है। अब डॉक्टर बड़ी निर्दयता से उसका उपचार करते थे। कई बार मवाद भर करके कान सूज जाता था, वो सुन का इंजेक्शन लगाते थे, और लगने पर प्रतीक्षा नहीं करके तुरंत चीरना प्रारंभ करते थे। काफी मुझे दर्द होता था, बहुत पीड़ा होती थी, और इस चीज को मैंने देखा कि इसका अंग्रेजी पद्धति से मेरा उपचार हुआ नहीं। मैंने अध्ययन किया। लगभग आपकी उम्र क्या रही होगी इस समय? उस समय तक मेरी जो उम्र रही वो लगभग 20 वर्ष तक भी ये चीजें मैंने झेली, और ये झेलते झेलते मैंने देखा कि ये तो काफी दिक्कत की बात है। मैंने सोचा कि मैं आयुर्वेद में ढूंढता हूँ होता क्या है इसके लिए। तो मैंने देखा कि इसमें सारीवादी वटी होती है, और सारीवादी वटी वैद्यनाथ की मिल जाती है। अब मैंने उसे ऑर्डर कर लिया और उसका सेवन करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। चूस करके सुबह शाम दूध पीता था, और मेरा 1-2 महीने में कान, दोनों कान मेरे एकदम बराबर हो गए। मैंने सोचा जब मेरे कान का इलाज इस तरीके से हो सकता है तो मैं इसमें रुचि ले करके और लोगों के उपचार क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने इसमें जाने का फिर सोच लिया कि मैं और क्या करूं। एक तरफ बांसुरी बनाने का भी सोचा था, उसे भी मैंने बनाया, लेकिन वो भी मेरे वक्त के साथ सब कुछ नष्ट हो गया, और लॉकडाउन आया तो इसमें भी काफी दिक्कतें आई।
यहाँ तक कि मैंने कोरोना की भी दवा बना ली थी, अच्छा। जिससे मैं डॉक्टरों के वहां भेज देता था बहुत सारे मरीजों के पास, और वो जल्दी डिस्चार्ज होकर के चले जाते थे। डॉक्टर क्या के मेरे बात पास फोन आते थे कि आप ये ऐसी दवा क्यों देते हैं, हमारी पैरासीटामोल का और इन दवाइयों का क्या होगा। तो मुझे एक बार जबरदस्ती का क्वारंटीन भी किया गया, जैसे हाँ। तैसे करके बच गया। और अ, कुछ ऐसा लगा कि ये तो थोड़ी साजिश जैसी भी चीजें हो रही हैं, तो मैंने शहद में लहसुन, सौंठ और एक दवा होती है क्लासिकल श्वास कुठार रस, उसको मिला करके भी दवा बना दी थी 2019-20 के वक्त में जी। और उससे काफी इफेक्ट पड़ने लग गया लोगों पर। लोगों को ऑक्सीजन की कमी और वो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, गले में सारी दिक्कत हो रही थी, वो सब दूर होने लग गई, तो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें करते करते मैंने कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयत्न किया। हेयर ऑयल का आविष्कार मैंने किया, क्योंकि हेयर ऑयल मैंने बहुत सारे मार्केट में देखे कि 10-10, 20-20 हजार के होते हैं, वो भी अलग अलग समस्या के लिए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हेयर ऑयल बनाया जाए जिससे सारे उपचार हो जाएं बालों के, चाहे सिर में जो भी दिक्कतें हो रही हो। तो आसपास के कुछ मिलने वाले अंकल जी थे, उन पर ट्राई किया और उनका भी उपचार हो गया। तो ऐसे चल करके ये भी चीज आगे बढ़ी। कुछ पिताजी की जो चीजें दी हुई थी उनमें भी कुछ अलग पद्धतियां दे करके, जैसे पाइल्स की दवा वो सिर्फ चूर्ण देते थे, मैंने सोचा मैं पाइल्स के लिए साथ में जो है तेल भी देना शुरू कर दूं, अच्छा होता है, ताकि उससे और जल्दी इफेक्ट पड़े। तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए और इन कामों में कुछ परिवर्तन ला करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और निरंतर कुछ ना कुछ अध्ययन करते करते सोचता रहता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि आपको मैं दवाइयाँ किस किस प्रकार से बनाता हूँ, जी। कौन सी बनाता हूँ। कौन सी मेन बात यही है। हाँ जी। जैसे एक तो मैं बवासीर, जैसे एक तो आपने तेल के लिए बताया, एक पाइल्स के लिए बताया। जी हाँ, एक साइटिका के लिए मैं दवा बनाता हूँ। अच्छा। जिसे गर्दसी या लंगड़ी भी कहा जाता है हिंदी में। काफी पैर में पीड़ा होती है, नस खिंचाती है, काफी कॉमन है जी। इसके अतिरिक्त जो शुरू का पक्षाघात वगैरह हो जाता है, लकवा, उसके लिए दवा बनाता हूँ। पेट में भी जो काफी पुराना कब्ज या बहुत सारी दिक्कतें होती है पाचन क्रिया को लेकर के, उसके लिए दवा बनाता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं स्त्रियों के श्वेत प्रद के लिए दवा बनाता हूँ। स्त्रियों के बहुत ज्यादा रजोस्त्राव हो जाता है, जिसमें रक्त प्रद जिसे कहते हैं, उसके लिए दवा बनाता हूँ। अस्थमा के लिए दवा बनाता हूँ। अच्छा। और पीलिया और टाइफाइड के लिए दवा बनाता हूँ। और इसके अतिरिक्त जैसे एलोपैथिक में इमरजेंसी दवाइयाँ होती है, सिर दर्द, बुखार या बहुत ज्यादा पेशाब लगना, ऐसी बहुत पेट दर्द, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है, एसिडिटी, उनके लिए भी मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि कौन सी क्लासिकल मेडिसिन लेनी चाहिए, किस प्रकार से लेनी चाहिए। उनके लिए वो चाहे तो मुझे जैसा वो समझे वैसी फीस दे दे मुझे। बाकी बेरोजगार इंसान से जो दृष्टिबाधित हों और बेरोजगार हों, तो उनसे सलाह की फीस में नहीं लेता, ये भी मैंने सोच रखा है। मतलब आप एडवाइस भी करते हैं लोगों को? जी हाँ, वेट लॉस के लिए भी दवा बनाता हूँ। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि वजन को लेके बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे अनिद्रा हो गई या कई आजकल ऐसी बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी समस्याएं लोगों को होने लग गई, तो उन लोगों को भी आप उनके लिए भी आप दवाइयां बना सकते हैं? बिल्कुल, और इम्यूनिटी के लिए बनाता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो आज बहुत ज्यादा इन्फिलिटी की एक बहुत भयंकर दिक्कत आ रही है, खास करके वैक्सीन लगने के बाद भी कह लें या पहले से भी कह लें, क्योंकि आजकल के खान पान के साथ जो पुरुषों के साथ जो दिक्कतें आती हैं, उनके लिए भी मैं दवाइयां बनाता हूँ, उनकी विशेष समस्याओं के लिए। आजकल प्रफुल्ल भाई, स्टेमिना को लेकर भी काफी दिक्कतें हैं लोगों में। अब पहले वाली के अब लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि अब तो बच्चे ऐसे हैं और वैसे हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी या लोगों के लिए भी आजकल आप बनाते हैं दवाइयाँ? बिल्कुल, मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और अगर मुझे लगता है सजेस्ट करनी है कोई दवा, तो मैं सजेस्ट भी करता हूँ। मैं बिल्कुल इस तरह की दवाइयाँ बनाता हूँ। और एक ऐसा विषय है प्रफुल्ल जी, जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं। जी हाँ। जैसे महिला और पुरुष से संबंधित जो समस्याएं हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषों में जैसे कमजोरी और कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल, उसके लिए मैंने कहा ही था। तो उसके लिए भी आप बनाते हैं मतलब? बिल्कुल। अच्छा। और इसीलिए आजकल विशेष रूप से इसी के लिए आयुर्वेद जिंदा है, ये कह सकते हैं, ये मैंने देखा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसका उपचार
अंग्रेजी ये अब पद्धति से हो इतनी नहीं। सारी आपने जो बातें बताई, जी हाँ। ये आप बनाते हैं वहां तक ठीक है, लोग आपसे लेते हैं वहां तक भी ठीक है, जी हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपने इनके प्रमाण देखे हैं, महसूस किए हैं कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष रूप से इनके प्रमाण देखे हैं, और जो प्रमाणित चीजें हैं, जिस आधार पर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस औषधि से ये कार्य होता है। अगर कोई ये कहे कि इसबगोल से पेट को खोला भी जा सकता है, पेट को बांधा भी जा सकता है, तो वो एक प्रत्यक्ष है। कपर्दक भस्म एसिडिटी को अच्छे से तुरंत रोक देती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस तरीके के बहुत सारी औषधियों के प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो प्रमाणित हैं मैं वही देने का काम करता हूँ। मैं लोगों की नब्ज भी देख लेता हूँ अगर कोई पास होता है तो, बाकी उनके लक्षण पूछ करके, उनके पेट संबंधी, शरीर संबंधी सारे लक्षण समझ करके ही मैं दवा उनके लिए तैयार करता हूँ। अच्छा प्रफुल्ल भाई, ये बताओ, कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि जबरदस्ती लोग लड़ने आ गए हों आपसे दवाई लेने के बाद? एक बार ऐसा हुआ कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के लिए एक दवा ली, श्वेत प्रद के लिए, और वो दवा लेने में उसे काफी चिकनी लग रही थी, उसे लेने में कठिनाई आ रही थी। मैंने उसे समझाया था कि देखिए, शुरू शुरू में कठिनाई आती है, लेनी तो पड़ेगी। उसे शुरू से ही कठिनाई हुई और उसने दवा छोड़ दी। फिर उसने कहा कि मैं इसे कैप्सूल में भरूंगा। वो 3 साल भी हो गया पर कैप्सूल में नहीं भरा उसने। इस तरीके से एक बार तो एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसे मैंने, आपने पुरुषों की बात की, उस संदर्भ में दवा दी, और वो दवा उसने जो है ली, उसको असर लगा तो आधी दवा उसने रख ली, और 2 साल बाद मुझे कहा कि देखिए मेरे पास आधी दवा रखी हुई है, मैं अब क्या लूं क्या। मैंने कहा ले तो लीजिए, पर आपने रखी क्यों, ये तो गलत किया आपने। सही है। तो कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ अगले लोगों की जो गलतियां हैं उनकी वजह से उनकी समस्याएं वो रहती है। तो कोई दवा को यूज कर ले और फिर कहे कि आप अब आधी करने के बाद ले लीजिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। मन की आंखों से कार्यक्रम चल रहा है, प्रफुल्ल राहुल से बात हो रही है, और वे आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते हैं, लेकिन हैं दृष्टिबाधित। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे चर्चा उनसे करेंगे हम। प्रफुल्ल भाई, कभी मतलब आपने इसके लिए अलग से कोई स्टोर या कोई मार्केटिंग वगैरह के बारे में सोचा? मैंने स्टोर लगाने के विषय में बहुत सोचा, लेकिन ये नहीं हो पाया। उसके लिए मेरे साथ ना तो किसी ने पार्टनरशिप की, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर हुआ। मैं हमेशा एक ऑर्डर ले करके दवाई बनाता रहा, और इस चक्कर में आज तक मैं इतना उभर नहीं पाया जैसा उभरना चाहिए। उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, और मैं आगे चल करके इस फील्ड में ये चाहता हूँ। जैसे आयुर्वेदिक चूर्ण बनाना बड़े पैमाने पर बिल्कुल लीगल है। जैसे अश्वगंधा को पीस लिया, एकदम अश्वगंधा को ले आए और उसकी सफाई करके उसको पीस लिया, तो उसमें काफी कमाई होती है। तो मैं आगे चल करके, ऐसा मेरा सपना है, मेरी चाहे सरकारी नौकरी लगे या ना लगे तो भी मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे दृष्टिबाधित अपना कठिनाई से जीवन जीते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी रोजगार कर सकें, अच्छे से कमा सके, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकूं। बहुत हॉस्टल खोलते हैं मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग तैयार होते हुए मैंने नहीं देखी। तो उसके लिए मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, और मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मिले लोगों से मुझे आर्थिक लाभ और मुझे सपोर्ट मिले, तो ये काम आसानी से हो सकता, मैं भी बढ़ सकूंगा, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ बहुत सारे दृष्टिबाधित भाई बहन भी बढ़ सकें। तो प्रफुल्ल भाई, ये जो च्यवनप्राश होता है या आयुर्वेदिक चाय पत्ती और कई ऐसी चीजें लोग बनाते हैं, उसके बारे में भी आपने कभी प्रयास किया या नहीं? अभी उस क्षेत्र में नहीं गए आप? मैंने बिल्कुल इन सारी चीजों के विषय में अध्ययन कर रखा है। एक बात अगर मैं बताऊं आपको कि जो 300-400 रुपए किलो के च्यवनप्राश मिलते हैं, वो ऐसे ही है, यूं ही आप खाइए स्वाद के लिए, उनका कोई अर्थ नहीं है। च्यवनप्राश कोई भी अगर होगा तो वो लगभग 600-700 रुपए से किलो के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। जैसे कोई च्यवनप्राश 2000 रुपए किलो हो गया, कोई पाक 1500 रुपए किलो हो गया। अलग अलग पाक है आयुर्वेद में, च्यवनप्राश है, फिर सालम पाक है, फिर कोंच पाक है, एरंड पाक है, अश्वगंधा पाक है, अश्वगंधा अवलेह है, द्राक्षावलेह है। ऐसे अलग अलग प्रकार की चटनियां आयुर्वेद में शास्त्रीय रूप से अलग अलग रोगों के लिए हैं। मैं उन विषय में अच्छे से जानता हूं, और मैंने कई बार तो सर्दी में ये भी प्रयत्न किया, लोगों को च्यवनप्राश भी तैयार करवा करके दिए हैं अपने निर्देशन में। अच्छा।
जी हाँ। एक समस्या जो देखने में आती है प्रफुल्ल जी, जिसके बारे में आम लोग भी चर्चा किया करते हैं कि आजकल ये चीजें जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए जो औषधियों की आवश्यकता होती है, जी हाँ। ये ओरिजिनल नहीं मिल पाती हैं या जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल पाती हैं। तो आप कैसे ये तय करते हैं कि भाई आप जो चीज मंगवा रहे हैं, जो ले रहे हैं, जैसे शिलाजीत हो गई या और भी जितने सारे आपने चीजों के नाम लिए, ये आपको सही गुणवत्ता के साथ मिल रही हैं, ये आप कैसे तय कर पाते हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरा शुरू से इसमें बैकग्राउंड रहा है, तो मैं इनकी पहचान जानता हूँ। शिलाजीत को कैसे पहचाना जाता है वो भी नहीं, ये मैं मैंने एक जानता हूँ। एग्जांपल दिया, ये मैंने एक उदाहरण बिल्कुल। दिया, लेकिन बाकी हाँ बिल्कुल। मतलब काफी दिक्कतें आती है ना इसमें। हाँ बिल्कुल, दिक्कतें आती हैं। जैसे एक औषधि होती है सालम पंजाब, हम्म। जिसकी अगर किलो की बात करें तो 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए किलो तक होती है। एक वो पंजे के समान होती है, और इसको भी मार्केट में मैदे से बना करके बेच दिया जाता है। ये दृष्टिवान समझ नहीं पाएगा, पर दृष्टिबाधित को अगर पहचान है तो वो समझ लेगा। अगर कोई औषधि नकली है, दृष्टिबाधित को दृष्टिवान की अपेक्षा ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये है कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इनकी गुणवत्ता को लेकर के कोई आपके साथ धोखा हुआ हो या कोई आपको नुकसान हुआ? ऐसी चीजें मेरे सामने आई जरूर। अच्छा। मैंने पहचान करके कह दिया कि ये सही नहीं है, तो मुझे कहा गया कि आपने कैसे पहचान लिया? मैंने कहा मैं पहचान लेता हूँ, आपके पास आंखें तो नहीं है, फिर भी आपने पहचान लिया। मन की आंखों से पहचान लिया। मन की आंखों से पहचान लेते हैं, स्पर्श से पहचान लेते हैं, सुगंध से पहचान लेते हैं, और जी। बहुत सारे तरीके हैं। चख करके पहचाना जा सकता है, तो हर तरीके हैं पहचानने के लिए। तो इस तरीके से इतनी आसानी से ठगी नहीं हो सकती इन चीजों में। आप लोग मतलब सब साथ मिलकर के ये काम करते हैं या आपके पिताजी अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं? पिताजी अपना काम करते हैं, मैं भी अपना काम करता हूँ। औषधियाँ कुछ बाहर की महिलाओं से साफ करवा लेता हूँ, या फिर मम्मी से साफ करवा लेता हूँ। अगर कुछ औषधियों में कंकर वगैरह हटाने हों तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम चीजें दी जाएं तो वो शुद्ध दी जाएं और सही से इलाज हो। और मैं ये कहूंगा कि आयुर्वेदिक दवा लेते वक्त सही पद्धति का ध्यान रखते हुए सही तरीके से दवा लेनी चाहिए, और दवा लेते लेते दवा का पूरा पालन करते करते पूरी तरीके से दवा को सेवन करना चाहिए, तो पूर्ण रूप से उपचार होता है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी इस तरह का अध्ययन किया, आपने पता लगाने की कोशिश की कि जैसे आप आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, आपके पिताजी भी बनाते हैं, देश में ऐसे और भी दृष्टिबाधित साथी हैं जो इस कार्य को करते हैं, या आपको नहीं मिली ऐसी जानकारी? बहुत कम है। अच्छा, बहुत इक्का कम है। दुक्का कोई होते हैं, हाँ। वो भी हाईलाइट नहीं हो पाते, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कुछ नाड़ी वैद्य होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि पहले फिजियोथेरेपी की डिग्री मिल जाती थी एक्यूप्रेशर में, तो उस डिग्री को लेकर के वो क्लिनिक वगैरह खोलते हैं। कुछ थोड़े अज्ञानता में खोलते हैं। कभी कभार तो मैंने ऐसा भी, एक व्यक्ति को तो ऐसा देखा था मैंने कि जो अंग्रेजी पद्धति की दवाइयां और आयुर्वेद की भी दवाइयां मिक्स कर रहा था। और वहां मैंने रह करके, उस व्यक्ति ने छात्रावास भी खोल रखा था, काफी डोनेशन आता था उस व्यक्ति के पास। तो एक व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी थी कि नहाते ही सिर में, पूरे शरीर में, सिर में हर तरफ खुजली चलने लग जाती थी पानी डालते ही। अब वो चीज मैंने समझ ली कि इसको रक्त संबंधी समस्या है। अब उस डॉक्टर ने कहा कि इसका उपचार नहीं है। मैंने कहा इसका उपचार है, तो मैंने वो उपचार किया। उसको दवा बताई कि ये दवा लेकर के आना आयुर्वेदिक मेडिकल से, इस दवा का सेवन करना। उसका उपचार हो गया साफी नाम की एक दवा से। काफी पॉपुलर टॉनिक है ये, ब्लड को साफ करने के लिए। उससे उसका उपचार हो गया। अब मैं काम से घर गया 2019 में, आगे से फोन आया मेरे पास कि अब आपके लिए सीटें खाली नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि ये ऐसे उपचार करने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अपनी दुकान बंद हो जाएगी। तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो प्रफुल्ल भाई, सलाह लेने लोग ज्यादा आते हैं या दवाइयां भी लेते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि अरे ठीक है यार, ये तो भाई साहब देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही काम चला लिया जाए, कुछ देना भी नहीं पड़े। बहुत सारे लोग दवाइयां लेते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, सलाह लेते हैं, फीस भी दे देते हैं, और उसका पालन भी नहीं करते हैं। फिर कहते हैं मैंने तो अभी तक नहीं किया। मुझे काफी दुख होता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, तो महीने भर में कितने केस आपके पास आ जाते हैं? कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं, ऊपर नीचे यानी मान के चले 15-20 हर महीने आ ही जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ केस ही ना आया।
अच्छा, कभी ऐसा भी होता है? जी हाँ। तो ज्यादा जो लोग आपसे दवाइयां लेते हैं वो किस चीज की लेते हैं? कुछ ऐसा कभी महसूस किया आपने? अक्सर मैंने देखा है कि एक तो पाइल्स की दवा, एक साइटिका की दवा, और एक हम्म पुरुषों संबंधित जिसकी चर्चा नहीं की जाती अक्सर, और एक हम्म वाइट हम्म डिस्चार्ज की दवा महिलाओं के लिए, ये बहुत हम्म। ज्यादा जाती है। तो और ये अस्थमा की भी दवा। पुरुषों में जो दिक्कतें होती हैं संभोग करने के दौरान, और कई लोगों को ये होता है कि जितना समय उनको लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है, तो ये लोग आपसे अच्छे से चर्चा करते हैं या मतलब संकोच ही करते हैं? कभी संकोच भी करते हैं तो मैं खुल खुल के प्रश्न पूछता हूँ। और अच्छा। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने दोस्त को बता सका, तो वो दोस्त हम्म मेरे पास उसके लिए दवा लेने के लिए उसने मुझसे संपर्क किया, और मैंने हम्म उसकी सारी कंडीशन पूछी। फिर वो पूछ करके आया, और फिर सारा समझ में आया, तो फिर मैंने उपचार किया, फिर दवा भेजी। चूंकि इस कार्यक्रम का नाम है, रेडियो मधुबन का ये प्रयास है प्रफुल्ल भाई की मन की आंखों से, तो आपको, चाहे आपने अपने पिताजी को देखा हो या आप स्वयं भी, आपको अपने आप को कभी ये दिक्कत आती है कि मैं ब्लाइंड हूं यार, मुझे शायद दिखता होता तो मैं इस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाता, या आपको लगता है कि वैसे तो आपने अपने अनुभव से बताया है कि ब्लाइंड व्यक्ति ज्यादा अच्छे से कर सकता है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कभी ब्लाइंड होने की वजह से इस काम को करने में दिक्कतें आई? ब्लाइंड होने की वजह से मुझे इस काम में ऐसे तो दिक्कत नहीं आई, हम्म लेकिन इस काम में हाईलाइट होने में मुझे अभी तक दिक्कत आ रही है। उसके लिए बहुत सहकार की आवश्यकता है, और उसके लिए मुझे साथ मिले तो बहुत कुछ हो सकता है। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक संघ बने इसके लिए, और सारे लोग मिलकर के चले मेरे साथ, और भी दृष्टिबाधित मिले तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं यही कहूंगा दृष्टिबाधितों से कि वो अपने घर से उठें, मेरे साथ चलें, मेरी मुहिम का हिस्सा बने, और मेरे साथ चल करके वो भी अपना काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हम्म क्योंकि प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रीकांत भोला जी ने किस तरीके से अपनी कंपनी को खड़ा खड़ा कर दिया, और वो एक प्रेरणा स्रोत है। हम्म। तो उनके साथ भी साथ ही बहुत सारे हाथ बटाना दृष्टिबाधित। है, एक एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बिल्कुल, साहिर क्यों? साहब की पंक्तियां यूं ही नहीं है। यूं ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले माँ का जिक्र किया था, माता जी जी। का जिक्र किया था। तो आप लोगों को इतने सारे दृष्टिबाधितों को देख करके, अब एक ही परिवार में, कभी आपने उनको परेशान होते हुए या इरिटेट होते हुए कभी देखा? वो बहुत परेशान होती है, बहुत इरिटेट होती हैं, क्योंकि हम्म। एक तो उनकी जो शादी थी वो बहुत कम उम्र में हुई, अच्छा। और ऐसे में वो महाराष्ट्र से हैं। हम्म तो बहुत फर्क पड़ता है अगर एक इंसान थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, और फिर हम्म भी रह रहा हो, दृष्टिबाधित के साथ जी रहा हो, तो उसके हम्म साथ कुछ दिक्कतें होती है। हम्म मानसिक रूप से कुछ समस्याएं होने लगती हैं, कभी कभी परेशानियां आती हैं, तो बहुत होती है। हम्म। और इसीलिए वो लोग कभी कभी ऐसा भी विरोध करते हैं कि तू क्यों अपने जीवन साथी के रूप में दृष्टि बाधित ही चाहता है। लेकिन अच्छा। मेरा ये कहना है इस पर कि हम्म दृष्टि बाधित से दृष्टि बाधित का जो प्रेम हो सकता है, हम्म उसकी बात कुछ और है। ये मैंने बहुत महसूस किया है। और दृष्टिवान वो तब संभव है कि जब दृष्टिवान किसी दृष्टिबाधित को पसंद करे, अच्छे से प्रेम करे, समझे और अपना समर्पण दे दे, तो बात कुछ और है। लेकिन तो माँ बाप की सहमति से या इस तरह की चीजों से अगर होता है, तो उसमें मैंने काफी केस देखे हैं जिसमें बहुत दुख होता है मुझे देख करके। हम्म। तो प्रफुल्ल भाई, आपको हुआ प्रेम? मुझे प्रेम वगैरह सब कुछ हुआ, काफी इसमें मैंने धोखे भी खाए, लेकिन फिर भी अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दृष्टिबाधित ही चाहता हूँ, कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे अभी तलाश समर्पण। है? अभी तलाश है या तलाश तलाश पूरी हो गई आपकी? तलाश मेरी पूरी अभी तक नहीं हुई है। मुझे जो अच्छा। प्रेम चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया। मैं बहुत कोशिश हम्म कर रहा हूँ कि मुझे प्रेम मिले, और हम्म। मुझे समर्पण मिले, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं समर्पण दूं, तो और आपकी इस मुझे भी परिस्थिति पे मुकेश जी का कौन सा गीत याद आ रहा है आपको प्रफुल्ल भाई, चूंकि आपने गीत संगीत की भी बड़ी बातें करी? मुझे परिस्थिति की अगर बात करूं, जी। तो मेरे लिए बहुत सारे गीत हैं मुकेश जी के। नहीं, कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो? मैं वो गीत सुनाना चाहूंगा हम्म। जो कि मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो लाइनें गुनगुनाइए प्लीज। वो क्या समझे प्यार को जिनका सब आहा। कुछ चांदी सोना है, वाह धन वाह। वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। हम्म सदियों से दिल टूटता आया,
दिल का बस ये रोना है, जब तक चाहा दिल से खेला और जब हाँ, चाहा तोड़ दिया। तोड़ दिया। वाह। एक धनवान की बेटी ने निर्धन निर्धन का। का दामन छोड़ दिया। आहा हा। चांदी की चांदी की। दीवार न तोड़ी, प्यार क्या बात है। भरा दिल तोड़ दिया। वाह गुलशन वाह बावरा जी ने वाह लिखा, वाह। और जब जी। मुकेश जी ने गाया तो हाँ हाँ। गुलशन बावरा जी 2 घंटे तक रोने लगे। और गुलशन हाय हाय बावरा जी हाय। कल्याण कल्याण जी आनंद जी से कहते थे कि एक हाँ। लड़की ने सोने चांदी की दीवार ना तोड़ करके मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल्याण जी आनंद जी ने कहा इस पर तो गीत बन सकता है। उन्होंने अच्छा। गीत लिखा और गाया मुकेश जी ने ऐसा कि वो बात ही हाँ कुछ हाँ। और। कालजयी गीत बन गया। वाह। जी हाँ। बिल्कुल। और मुकेश जी की बात आई है तो मुकेश जी मुझे इतने प्रिय हैं। अभी जी। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे उतने सुर नहीं लगे। मैं मुकेश जी ही हम्म। मेरे आदर्श हैं। और आपने तो जी मेरे गीत सुने भी हैं। तो जी मुकेश जी के कुल मिलाकर के 1120 गाने और जी 13 ट्रैक तुलसी रामायण के, इसके जी। अतिरिक्त लाइव शो, वो सब हम्म। कुछ हर भाषा में मेरे पास हम्म। कलेक्शन में है। क्या बात है। वाकई में लगता है मुकेश जी के सच्चे चाहने वाले हैं आप। मैं बहुत चाहता हूँ, उनकी इंसानियत से बहुत प्रेम करता हूँ और उनकी आवाज से बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत खूब। आपने बात करी आयुर्वेदिक दवाइयों की, मुकेश जी के बारे में, और जी हाँ। बीच में थोड़ी सी चर्चा आपने बांसुरियों की भी की थी। तो ये शौक कैसे जागृत हुआ आपका बांसुरियां बनाने का और बेचने का? ये इस तरीके का जागृत हुआ था कि बांसुरी में बजाता था बचपन में बहुत। हम्म। और बांसुरी बजाते बजाते एक बार हुआ है कि एक बांसुरी मेरे पास थी। मैंने पहले तो सीधी बजाता था, आड़ी बजाना आता नहीं था। आड़ी बजाने के लिए ली तो वो बांसुरी मैंने देखी कि किस तरीके से बनती है। एक बार मेरे भाई ने पटक करके तोड़ दी। मैंने सोचा घर में पीवीसी का पाइप पड़ा है, मैं बांसुरी क्यों ना बना दूं। अच्छा। मैंने पीवीसी के पाइप से बांसुरी बना दी। जैसे हम्म। जैसे बनाई बांसुरी सुरीली बन गई। बांसुरी वाह। सुरीली इतनी आसानी से बनती नहीं है, लेकिन हम्म। बांसुरी बन गई। फिर मैंने बहुत सारे फ्लूट मेकर के वीडियो देखे, उनको सुना कैसे कैसे हम्म। स्केल होते हैं। बी मिडल की लेकर के सी मिडल तक 11 इंच से 19 इंच तक होती है, और बी बेस से सी बेस तक 20 इंच से लेकर 36 इंच तक की बांसुरियां होती है जो प्रोफेशनल में। उसमें भी मैंने हाथ आजमा लिया और मैंने बांसुरियों की कॉपियां मंगवा ली। और उसमें भी कुछ ढांचे बना करके कुछ ऐसे औजार मिले जो छेद सके बांस को बराबर, और सैंड पेपर से घिस करके पॉलिश करके। तो थ्रेडिंग वगैरह तो करना अच्छे से जानता ही था क्योंकि मैं कुर्ती भी बनाने में काफी मशहूर रहा था अपने विद्यालय में। तो मैंने इस तरीके से बांसुरी का भी बहुत काम किया। पर ये देखा कि गला काफी खराब होता है, इससे सुर चले जाते हैं। मैं मुकेश जी के गाने गा नहीं पाऊंगा। फिर आगे चल करके कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि बांसुरी का काम मेरे हाथ से छूट ही गया। मतलब मुकेश जी के लिए आपने पन्नालाल घोष जी को और चौरसिया जी को छोड़ दिया है। जी हाँ। अच्छा, एक आपने बात करी गीत लिखने की, कविताएं लिखने की। जी हाँ। ये अपने इस शौक के बारे में जरा बताइए। ये दरअसल सबसे पहले पढ़ाई करते करते हम कुछ ना कुछ ऐसे ही गीत बना देते थे, पैरोडी बना देते थे। जी। तो उस समय एक बार क्या हुआ था कि बचपन में पहली दूसरी कक्षा में मेरे पिताजी ने तो ब्रेल मुझे सिखाई थी, सिखा करके भेजा था। लेकिन स्कूल में पढ़ते पढ़ते बहुत कठिनाई कुछ होने लग गई। पढ़ते पढ़ते कभी पढ़ते पढ़ते हाथ दुखते हैं, लिखते लिखते हाथ दुखते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया लुई ब्रेल साहब को लेकर के। तो मेरी गुरु माता है जमीला मैडम, जमीला बानू जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो माफी मांगो श्रद्धा से और कुछ इसमें आगे बढ़ो। उस प्रेरणा को लेकर के मैंने एक गीत लिखा, जब तक बहती है इस जग में सुशिक्षा की धारा, तब तक कायम है वसुधा पर लुई नाम तुम्हारा। जब तक उगता ढलता है इस दिनकर का उजियारा, तब तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा। तो इस तरीके के गीत लिखे मैंने। तो इस तरीके गीत लिखा। ये मेरा 8वीं कक्षा मैंने लिख दिया था 2014 के आसपास। और तो अभी इन दिनों भी लिखते हैं गीत वगैरह आप? हाँ, लिखता हूँ कभी अगर मन करता है। पर अब मेरा विचार ये कि मैं शादी के बाद ही ये सब कुछ आगे लिखना चाहता हूँ और अपनी मुकेश जी की पुस्तक भी पूरी करना चाहता हूँ। मतलब आप की शायरी में वजन पड़ने का इंतजार कर रहे हैं आप, हैं? हाँ, और मैं ये भी सोचता हूँ कि शादी के बाद मुझे अपने संतुलित जीवन में बहुत शांति रहेगी, अच्छा रहेगा। मैं कुछ अलग तरीके से जी पाऊंगा, खुल करके जी पाऊंगा, और उसमें कुछ बात और होगी। मैं डॉक्टर आम्बेडकर बाबा साहब को भी अपना बहुत प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उनके विषय में मैं वही उसी प्रश्न पे आ रहा था कि मुकेश जी के अलावा और आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे हैं, और खासकर
दृष्टिबाधित जगत में भी क्या कोई और आपके प्रेरणा स्रोत हैं, आपके टीचर्स में या कोई और? जी। टीचर्स में तो मैंने नाम बता दिया, मेरी गुरु माता जमीला बानो जी का। अच्छा, उन्हीं से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? हाँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और अंबेडकर साहब से आप प्रभावित हैं? अंबेडकर साहब से हूँ, राहुल सांकृत्यायन जी से हूँ और भगत सिंह जी से हूँ, क्योंकि मैंने काफी पहले बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन मुझे जो बात लगी वो इस मार्ग में लगी जो मैं बहुत तर्कशील हो गया। मैं तर्क पर बहुत ज्यादा जीना पसंद करता हूँ। तो बाबा साहब को भी बहुत पढ़ा। बाबा साहब के 40 वॉल्यूम है मेरे पास, इसके अतिरिक्त पुस्तकें भी। और राहुल सांकृत्यायन जी भी मुझे बहुत पसंद है। आप सोचते होंगे कि मेरा नाम तो पहले प्रफुल्ल कुमार भारती था, मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार राहुल कैसे पड़ गया? तो मैंने सोचा कि राहुल पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सक्षम, कुशल या सभी कष्टों पर विजय पाने वाला, या गौतम बुद्ध का पुत्र। और गौतम बुद्ध से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही सही नहीं है। जो बात आपके तर्क, बुद्धि, विवेक की कसौटी पर खरी उतरे, आप उसे स्वीकार कीजिए। जैसा मैंने कहा वैसे स्वीकार मत कीजिए, तर्कशील बनिए। तो वो चीज मुझे बहुत प्रभावित कर गई। क्या बात है, बहुत खूब। लगता है कि आपकी अध्यात्म में भी काफी रुचि है। जी हाँ जी, बहुत खूब। तो प्रफुल्ल भाई, अपना लिखा हुआ एक गीत तो आपने सुनाया थोड़ा सा। पिछले कुछ वर्षों में अगर हाल ही में कुछ लिखा हो तो उसकी भी एक दो पंक्तियां, हमारा मतलब लालच खत्म नहीं हो रहा है, हम सुनना चाहेंगे। एक कविता लिखी मैंने, प्रभात वेला। जी, और सुनाइए। कहीं ना कहीं मैं इस कविता में ये देखता हूँ कि स्त्री का जीवन जैसे जैसे ढलता जाता है वो एक उगती हुई प्रभात की तरह है। जी, मैं ऐसा समझता हूँ। जी, बेशक दिया मैंने प्रभात वेला, लिखा मैंने, प्रज्वलित कर धरा को गगन भी अर्क के साथ शोणित हुआ है। वर्ष का ये मिलन है मही से, शून्य सारा सुशोभित हो रहा है। चल रहे हैं विश्व अब प्रभा के, यामिनी जाके अब छुप रही है। शुभ्रता बढ़ रही है जगत में, बात गिरी से चली आ रही है। वक्ष स्थल पे वसुधा के सागर नव प्रभा से प्रफुल्लित हुआ है। अर्श का ये मिलन है वहीं से, शून्य सारा सुशोभित हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बात मुझे याद आई है, आपने कहा कि आप शोज करते हैं यहाँ वहां जाकर के भी, और भी आपने ऑन डिमांड गीत लिखने की भी बात कही। तो अभी भी आपके शोज वगैरह हो रहे हैं या अभी आप काफी समय से बंद हैं? काफी समय से मुझे मिला नहीं, मैं तलाश में हूँ, क्योंकि शो भी ऐसा मिलना चाहिए जिसमें वास्तव में एक आर्थिक लाभ सही रूप में मिल सके। क्योंकि एक बार तो ऐसा भी हुआ था, एक शो के लिए मुझे बुलाया गया जी, कहा गया कि आपको इतने रुपए मिलेंगे जी, और अंत में चल करके कुछ लोगों को पैसे बांट दिए, मुझे 1 रुपया दिया नहीं गया, मेरा सारा किराया खर्च हो गया। ओहो हो, बस ऐसे ही, बस उसमें एक मुझे बहुत प्यार मिला, ये समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे नाटककार और डायरेक्टर थे, वो आए और कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल मुकेश की तरह गाते हो, मुकेश की तरह जीते हो। तो बहुत अच्छा लगा वो सुन करके। अब एक और बात याद आ गई मुझे प्रफुल्ल भाई, चूंकि मुकेश जी की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, जी हाँ, कभी ये मन में ख्याल आया कि नितिन मुकेश से जाकर के मिला जाए या मुकेश जी के घर को देखा जाए? मैं उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। एक बार मैंने नितिन मुकेश जी से बातचीत भी कर ली इस विषय में। अच्छा, एक व्यक्ति थे जिन्होंने नितिन मुकेश जी के पुत्र नील नितिन मुकेश जी की शादी करवाई उदयपुर में। वो इवेंट वगैरह करते हैं, तो वो मेरे पिताजी के कांटेक्ट में आए थे, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करवाई। तो नितिन मुकेश जी बहुत प्रभावित हुए, तो उनसे मैंने कहा कि देखिए, मैं मुकेश जी के बारे में ये बहुत कुछ जानता हूँ, लिखना चाहता हूँ, मेरे पास इतना कलेक्शन है, लेकिन मैं कलेक्शन दूंगा आपको, पुस्तक पूरी करने के बाद जरूर दूंगा। तो वो भी कहने लगे कि आप बहुत अच्छा प्रेम करते हैं मुकेश जी से, कुछ गा करके सुनाइए। तो मैंने गा करके भी उनको सुनाया, तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो वो बहुत ही नम्रता से बात करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी आवाज है उनकी, मैं उन्हें भी बहुत पसंद करता हूँ। उनका एक गीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लता मंगेशकर जी के साथ गाया हुआ, मैं कैसे उसे पसंद करूं, मैं कैसे आंखें बंद करूं, वो औरत है तो महबूबा, तो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं, बहुत पसंद आता है। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। तो मतलब अब मुकेश जी के पुत्र तक तो आप पहुंच गए हैं, तो बहुत जल्द उनके घर तक भी आप पहुंच जाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। अवश्य। तो अब लगभग
प्रफुल्ल भाई, अब कार्यक्रम के अंत में हैं हम लोग। जी हाँ। तो अब वैसे तो पूरी बातचीत में ही काफी कुछ ज्ञानवर्धक चर्चाएं हुई हैं, लेकिन जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब किस प्रोजेक्ट पर आप ज्यादा काम कर रहे हैं और भविष्य में क्या आपका सपना है? एक तो मेरा हिंदी साहित्य का प्रोफेसर बनने की इच्छा है, जी। और दूसरा मेरी ये इच्छा जिसका मैंने जिक्र किया था कि मैं बहुत सारे बेरोजगार दृष्टिबाधितों को आगे लेकर के चलना चाहता हूँ, रोजगार देना चाहता हूँ, और आयुर्वेद में उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मुझे इसके लिए अच्छे से आर्थिक लाभ हो, लोग मुझे सपोर्ट करें, बहुत सारे डोनर और जो बहुत सारे नौकरी पेशा से हैं जो इस पीड़ा को समझ रहे हैं, तो वो मुझे अगर लाभ पहुंचाएं तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से खड़ी कर सकूंगा। मैं ऐसा भी चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जहां ये स्थापना मैं करूंगा वहां तक अगर नहीं पहुंच सकेंगे तो उनके लिए भी कुछ ई कॉमर्स जैसा मैं ऐसा बनाना चाहता हूं जिसमें से वो घर बैठे ही काम करें और घर से ही वो अपने बैठे बैठे कमाई करें। तो मैं ये दोनों प्रकार की चीजें चाहता हूं, और मुझे काफी पीड़ाएं होती है दृष्टिबाधित को लेकर के, और मैं ये समझता हूं क्योंकि मैं साहित्य से हूँ, साहित्य का प्रेमी हूँ, तो मुझे पीड़ा होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। और मेरे जीवन में ये भी एक बस मेरा सपना है कि मुझे ऐसा प्रेम मिले जिसे मैं समर्पण दूं और वो मेरे लिए समर्पित हूं। समर्पण में ऐसा जीवन मेरा गुल जाए कि जो साहित्य में बहुत प्रेम की परिभाषाएं या कहानियां हम देखते हैं वैसी ही मेरे जीवन की कहानी हो, और मैं बहुत अच्छे से प्रेम कर सकूं, प्रेम दे सकूं, ये मेरी इच्छा है। और मैं जीते जी मुकेश जी को भी अपने साथ अच्छे से जीना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य को भी जीना चाहता हूँ, और तर्कशील रह करके मैं लोगों से यही कहता रहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके ज्ञान के मार्ग की ओर चलिए और भेदभाव को खत्म कर दीजिए। मानव मानव समझिए, सिर्फ मानव है, इंसान है, सबका खून एक है। ये कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ नहीं है ये, इनकी जातियां भी कुछ नहीं। बिल्कुल, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। बिल्कुल। और दृष्टिबाधित में तो मैं ये साफ कहूंगा कि जो भी दृष्टिबाधित थोड़ा भी जाति वर्ण को सोचते हों वो इस चीज को छोड़ दें और अपने घर से भी इस चीज के लिए थोड़ी सी बगावत करके इस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठें और आगे बढ़ें, ताकि राह और सुलभ होगी। बहुत खूब प्रफुल्ल भाई, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। सचमुच आज श्रोताओं को भी काफी नई नई जानकारियां मिली होंगी, और कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, इंसान अगर ठान ले तो फिर क्या नहीं कर सकता है। ज्यादातर चर्चा आज आयुर्वेदिक दवाइयों पर हुई आपसे। अगर कोई व्यक्ति सलाह लेना चाहे या आपसे आयुर्वेदिक दवाइयां लेना चाहे तो हम चाहेंगे, चूंकि रेडियो मधुबन भी इस मुहिम में आपके साथ है, हम भी कहीं मदद कर पाए थोड़ी बहुत आपकी, तो आपसे संपर्क करने के लिए भी आप आह्वान कर सकते हैं हमारे श्रोता मित्रों को। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे आप किसी भी विषय में संपर्क करें, अगर आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए, सलाह के लिए, या आपको जैसा भी लगता है, मुझसे अगर कुछ चर्चा करनी है, मुझसे सामंजस्य बिठाना है, किसी भी तरीके से बातचीत करनी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है 8696015596। हिंदी में कहूंगा 86 96 0155 96, और इसको और सरल कर दूं तो 8696015596। आप मुझे कभी भी संपर्क करें, मुझे आपका इंतजार रहेगा, कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपका कॉल उठा भी नहीं पाया तो भी मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। कभी ऐसी परिस्थिति रही तो, बाकी तो मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा, और अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको खुली छूट है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल भाई। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप सबको जरूर पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और किसी भी जानकारी के लिए 9414151415 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार फिर किसी और नए मेहमान के साथ।